नमस्कार दोस्तों, आज की विशेष कहानी एक फिल्म पर नहीं बल्कि 3 फिल्मों की चर्चा को लेकर मैं हाजिर हुई हूँ। द ग्रेट इंडियन किचन 15 जनवरी 2021 में जॉय बेबी की लिखी हुई और उन्हीं की निर्देशित इस मलयालम फिल्म को लेकर बहुत सी चर्चाएं हुई और इसे बेहद पसंद भी किया गया। इसके बाद ही 2023 में इसी कहानी को लेकर तमिल में आर के अन्नन निर्देशित इसी शीर्षक से फिल्म बनाई गई। ये भी तमिल की एक चर्चित फिल्म रही। हाल ही में सान्या मल्होत्रा और निशांत दहिया अभिनीत ये फिल्म जो है हिंदी में मिसेस के नाम से आई है, जिससे जॉय बेबी की उसी कहानी को फिर से चर्चा के गहन गलियारों में बवंडर उठाती से गुजर रही है। अब सवाल ये उठता है कि एक ही कहानी को लेकर अलग अलग भाषाओं में फिल्म का फिर रीमेक आखिर क्यों हो रहा है? क्या इन भाषाओं में कहानियों का अकाल हो गया है या फिर विषय विशेष के साथ फिल्म में अभी तक उचित न्याय नहीं हो पाया और वही समस्या जस की तस बनी हुई है और शायद इसीलिए अलग अलग भाषाओं में फिल्म का रीमेक हो रहा है। बहरहाल कारण कुछ भी हो दोस्तों, भारतीय घरों में रसोई यानी किचन की अहमियत सचमुच सभी हदें पार करती संस्थापित है। ढेरों नियम कायदे कानून और हर घर के अपने अपने तौर तरीक़े। हाँ, मगर इन सभी का ठेका सिर्फ और सिर्फ महिला के नाम से ही सदियों से छूटा हुआ है, जिसे हर देश काल भाषा धर्म संप्रदाय सभी ने पूरी शिद्दत से निभाया है। हमसे पिछली पीढ़ी तक तो महिला का पूरा जीवन ही रसोई की जिम्मेदारियां निभाने में ही गुजर जाता था और मैं भी ये वीडियो रसोई में ही बना रही हूँ। इस बात को तो तीनों ही फिल्मों में ससुर महाशय पूरे अभिमान के साथ अपनी बहू को बताते भी हैं। तुम्हारी मम्मी तो PhD है, पर उनकी प्रायोरिटी तो पति बच्चों और घर संभालने की ही रही थी। मलयालम में यही बात ससुर जी कहते हैं, मोड़े നിന്റെ അമ്മ MA പാസ്സാണ്, പക്ഷെ എന്നാലും അമ്മ ഒരു ജോലിക്കും പോയിട്ടില്ല। सुबह की पहली किरण उगने से भी पहले उठकर गहराती रात के गहन साए में भी महिला का काम सिमटता नहीं था। कुछ इसी तरह की जद्दोजहद से जूझती एक सीधी सरल सामान्य सी लड़की अपने तथाकथित नए घर के ओनर ससुर या पति आदि अन्य सदस्यों की अपेक्षाओं की कसौटी पर खरी उतरने की एक अंधी रेस में निरंतर दौड़ती चली जा रही है। तीनों भाषाओं में बनी सभी फिल्मों में पूरी कहानी नई नवेली बहू के इसी खरे उतरने और अच्छी साबित होने की महत्वाकांक्षी चुनौती पर आधारित है। निरंतर खुद को कटघरे में खड़ा रखकर जज किए जाने की परीक्षाओं से मुस्कुराकर निर्विकार झेलनी पड़ती है। उसे अपने माँ बाप या परिवार के सदस्यों से भी इस तूफान के बीच तिनके का कोई सहारा देने के लिए राजी नहीं है। सुदूर दक्षिण भारत से लेकर हिंदी भाषी राज्यों तक ये त्रासदी तीनों ही फिल्मों में दर्शाई गई है। संभवतः मॉडर्न या पारंपरिक हर भारतीय समाज का ये सच है कि बेटी तो ससुराल में ही सुशोभित होती है। विवाह से पूर्व जो लड़की किसी आज़ाद परिंदे की नाई जिम्मेदारियों के बोझ से बेपरवाह मन मर्जी की सोन चिड़ैया सी बनी एक खुशनुमा ज़िंदगी जिया करती थी, वही अब नए घर भर के दायित्वों का भार सर पर उठाए जिम्मेदारियों के बोझिल माहौल तले खुद को बेजार महसूस करती है। फिर भी अपने संस्कार स्वभाव पारिवारिक दबाव सामाजिक प्रभाव या कहूँ की ज़रूरतों के नाम पर बिना किसी शिकायत के अपनी हर भूमिका अदा करती चलती है। जब भी कभी नायिका के द्वारा थोड़ी सी भी असहमति दर्शाने की कोशिश की जाती है तो पति द्वारा कहा जाता है, इस घर में रहना है तो इसके रूल्स भी फॉलो करने होंगे। जी हाँ, ये डायलॉग है फिल्म मिसेस का। इसी तरह ससुर साहब का फरमान होता था कि अपना पता भेजकर जब केयर ऑफ में मेरा नाम लिखा है तो मुझे इतना ध्यान तो रखना ही होगा कि तुम कहाँ जाओ और कहाँ ना जाओ। मलयालम फिल्म की नायिका का रोल अदा करने वाली निमिषा संजोय हो या फिर हिंदी फिल्म की खुद को बेहतरीन अदाकारा प्रमाणित करने वाली सान्या मल्होत्रा या तमिल की ऐश्वर्या राजेश, सभी ने अपनी अपनी भूमिका से दर्शकों के दिल दिमाग पर अपने अभिनय की विश्वसनीयता की गहरी छाप छोड़ी है। तीनों ही फिल्मों में कहीं भी नई बहू के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार या अत्याचार नहीं दर्शाया गया, बल्कि शादी होने के साथ ही नई बहू का स्वागत तहे दिल से किया जाता है। मिसेस फिल्म में ससुर की भूमिका अदा करने वाले कमलजीत का संवाद है, बेटा इस परिवार में तुम्हारा स्वागत है, तुम अब इस घर की बेटी हो। हर फिल्म में इसी तरह की सभ्यता की अनुपालना की गई है। इतना ही नहीं, बाद में जब बहू नौकरी की इजाज़त मांगती है तो उनका डायलॉग था, मंत्री MLA जो करते हैं उससे भी बड़ा काम तुम लोग घर में रहकर करती हो। तमिल फिल्म में ससुर जी कहते हैं, निंगल एल्लाम होम मिनिस्टर्स आमा, यू आर ब्लेस्ड टू बॉर्न एज होम एडमिनिस्ट्रेटर्स। और यही बात
मलयालम में कहा जाता है വീട്ടിലൊരു പെണ്ണുള്ളത് വലിയ ഐശ്വര്യമല്ലേ മോളെ। ये मलयालम का डायलॉग था। ससुर से तो नहीं मगर पति से संवेदना की अपूर्ण आशा से पत्नी कई बार कोशिश करती है मगर सफल नहीं होती। पति पत्नी के बीच संवेदनशील शारीरिक संबंधों की जगह मैरिटल रेप की स्थिति फिल्म में पत्नी के अवसाद के बढ़ते कारण के रूप में भी दर्शाया गया है। पति की तरफ से शुरुआत में अपनी चाय की प्याली से आधी चाय दूसरे कप में डालकर पिलाए जाने जैसे रोमांटिक बिहेवियर का इंतज़ार वो पूरी फिल्म में लगातार करती रही, मगर उसके इंतज़ार की इंतहा हो जाती है और पति का व्यवहार दिन पर दिन मशीनी होता चला जाता है। उसकी उम्मीदें थी कि बढ़ती ही जाती हैं। एक और पति था जो तन और मन से टूटती बिखरती पत्नी को समझने के स्थान पर अपने ही पेट और शरीर की भूख और ज़रूरतों के जंजाल में यहाँ तक बिजी था। तो दूसरी तरफ ससुर साहब बिल्कुल खाली होके भी अपनी एरोगेंसी और आभिजात्य के ठरके के भार से कभी सिलबट्टे की पिसी चटनी की मांग करते हैं तो कभी धीमी आंच पर पकी बिरयानी की मांग करके और कभी प्रॉपर डस्टिंग न होने से त्रस्त होकर बहू को निरंतर सुधरने और परफेक्ट बनने के मिशन में लगातार लगे रहते हैं। शादी में मिले प्रेशर कुकर, फूड प्रोसेसर या ऐसी ही अन्य उपहार जो है वो प्रतीकात्मक थे, जो सांकेतिक रूप से तय करते नजर आते हैं कि अब जीवन में स्त्री के सिर्फ यही चीज़ उपयोगी रह गई है। खैर, घर भर की छोटी छोटी समस्याओं से अकेली जूझती नई नवेली बहू के सब्र का बांध एक दिन तो टूटना ही था। वो पति, उसका घर, उसका परिवार सभी कुछ छोड़ करके निकल पड़ती है। इसकी जो वजह बनती है, जो कारण बनता है, वो बहुत ही प्रभावी बन पड़ा है। फिल्म में बहुत सांकेतिक रूप से इसे दर्शाया गया है और ये मुद्दा फिल्म के प्रारंभ से लेकर अंत तक फिल्म की कहानी को धारदार बनाता है। उस घटना की चर्चा नहीं करूँगी क्योंकि उसे बोलकर बताते ही उसकी प्रभावान्विति प्रभावित हो जाएगी और उसकी इंटेंसिटी जो फिल्म को देखकर समझी जा सकती है वो मेरे ख्याल में बेकार हो जाएगी। तीनों ही फिल्में इस पूरे परिदृश्य को पूरी संवेदनशीलता के साथ चित्रित करती हैं। पत्नी का पूर्णतः फ्रस्ट्रेट होकर सब कुछ छोड़ने का यकायक निर्णय जो है वो यकायक नहीं था। फिल्मों ने उसके लिए बहुत ही स्वाभाविक और आकर्षक तरीके से इस तरह के समापन को धीरे धीरे ग्रेजुअली विकसित होते हुए दर्शाया है। मगर मलयालम और तमिल फिल्में इस कहानी में महिलाओं की पीरियड्स यानी मासिक माहवारी के समय की अस्पृश्यता को मुद्दा बनाते हुए प्रकारांतर से तत्कालीन अयप्पा स्वामी मंदिर प्रवेश को लेकर हुए तमाम विवादों को हवा देने का प्रयास फिल्म में अखरता है। यही नहीं, ये प्रयास आंशिक रूप से ही सही फिल्म को मुख्य मुद्दे से भटकाता भी है, इसलिए इसकी शायद यहाँ कोई आवश्यकता नहीं थी। फिल्म में गीत संगीत ठीक बन पड़े हैं और बल्कि बहुत कई जगह तो बहुत ही प्रभावी है जो बैकग्राउंड स्कोर है, और एक फिल्म का जो प्रभावी गीत है उसकी चर्चा ज़रूर करूँगी। हर बार बार हम उठा करेंगे, हर बार बार हम यार जान भर खिला करेंगे, यार यार हमरे, तेरा तो साथी नहीं तो क्या तू तो है, खुद के ही साथ चला है वो तू है, अपने इशारे पहचानिए, रिंद रिंद की नजरों में जब घोर अंधेरा छाए, तेरी लौ बन के ललकार चली जाए, तेरे हाथ उठे तो हुंकार बढ़ी जाए, सारे जहानों से भी पार तेरे सदियों से अंदर रे एक आग जो जलती आए, नूर बन के रोशन करे तेरी अपनी परछाई। दोस्तों, पलक मुंजाल के गाए और नीरज पांडे के लिखे इस गीत को सागर देसाई ने संगीतबद्ध किया और बहुत प्रभावी बन पड़ा है ये गीत। तीनों ही फिल्में कहानी के साथ न्याय करने में सफल हुई हैं और आप जिस भी भाषा में कंफर्टेबल हैं उसी में इस फिल्म को ज़रूर देखिएगा। एक ऐसी कहानी जिस पर 3 भाषाओं में फिल्म बनाई जाती है, उसे तो देखना बनता है यारों। चलिए, खुदा हाफिज़, जय हिंद।